हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्षा स्टडी एक्सप्रेस। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास 2022 का मॉडल पेपर यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 1, राज्य को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? अनुच्छेद 19 का ए, अनुच्छेद 20 का ए, या अनुच्छेद 21 का ए, या अनुच्छेद 29 का ए। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 का ए। क्वेश्चन नंबर 2, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का है, किस अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 21 का ए, अनुच्छेद 350, या अनुच्छेद 350 का ए, या अनुच्छेद 45। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 350। क्वेश्चन नंबर 3, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया यूनेस्को द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ द्वारा, या भारत सरकार द्वारा, या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में शिक्षा विषय है संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का, या स्वतंत्र विषय है? तो इसका आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची का। क्वेश्चन नंबर 5, वुड घोषणा पत्र किस वर्ष भेजा गया था? 1882 में, 1851 में, 1853 में, या 1854 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1854 में। क्वेश्चन नंबर 6, 1882 के पहले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की? वुड ने, मैकाले ने, कोठारी ने, या हंटर ने? तो इसका आंसर हो जाएगा हंटर ने। क्वेश्चन नंबर 7, अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है सीटीई, एनसीटीई, एमएचआरडी, या एनसीईआरटी? तो इसका आंसर हो जाएगा एनसीटीई। क्वेश्चन नंबर 8, बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था 1974 में, 1972 में, या 1985 में, या 1980 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1972 में। क्वेश्चन नंबर 9, किस योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 से किया गया? सर्व शिक्षा अभियान का, पोषाहार वितरण योजना, या राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, या डीपीई? तो इसका आंसर हो जाएगा पोषाहार वितरण योजना। क्वेश्चन नंबर 10, मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है बच्चों में नामांकन में वृद्धि करना, बच्चों की विद्यालय में पूरे समय तक रोके रखना, या स्कूल आने के लिए प्रेरित करना, या उपर्युक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11, सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, या उपर्युक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र है शहरी, नगरीय, ग्रामीण, या मेट्रो? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण। क्वेश्चन नंबर 13, बीईपी क्या है? बेसिक शिक्षा परियोजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा बेसिक शिक्षा परियोजना। क्वेश्चन नंबर 14, शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया लॉर्ड एक्लैंड द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा, या लॉर्ड विलियम बेटिंग द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? चार्ल्स ग्रांट को, क्लाइव को, या बेटिंग को, या कॉर्नवालिस को? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स ग्रांट को। अब हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न
खत्म हुआ। अब आएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसे हम आपको सॉल्यूशन के माध्यम से बहुत ही इजी टाइप से आंसर बताएंगे, जो कि नोट्स से बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2022 का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, बाल अधिकार कब और किसने निर्धारित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ ने यूएनओ बालकों की अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 में की थी। क्वेश्चन नंबर 17, वुड घोषणा पत्र के 2 गुण बताइए। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए घोषणा पत्र ने शिक्षक प्रशिक्षक विद्यालय खोलने और शिक्षकों को अच्छा वेतन देने का सुझाव दिया। दूसरा, भारतीय भाषाओं में पुस्तकें लिखवाने की व्यवस्था की गई। क्वेश्चन नंबर 18, कोठारी आयोग की नियुक्ति के 2 मुख्य उद्देश्य लिखिए। तत्कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का अध्ययन कर उसके प्रति व्याप्त असंतोष के कारणों का पता लगाकर उसमें सुधार के लिए सुझाव देना। दूसरा, शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप व शिक्षा के समस्त स्तरों के संबंध में सिद्धांत व नीतियां बनाना। क्वेश्चन नंबर 19, यशपाल समिति के कुल कितने खंड हैं? तो यशपाल समिति के कुल 8 खंड हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पोषाहार वितरण योजना के 2 उद्देश्य लिखिए। तो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को पोषाहार तथा छात्रवृत्ति देकर शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को पूरा करना। दूसरा है बच्चों को विद्यालय आने के लिए आकर्षित करना। क्वेश्चन नंबर 21, सर्व शिक्षा अभियान की 2 विशेषताएं बताइए। तो सार्वभौम प्रारंभिक शिक्षा के लिए सुस्पष्ट समयबद्ध कार्यक्रम। दूसरा, संपूर्ण देश में गुणवत्तापूर्ण बेसिक शिक्षा की मांग के प्रति समुचित उत्तर। बेसिक शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का एक अवसर। इसमें से आप कोई भी 2 लिख सकते हैं, तीनों नहीं लिखने की जरूरत है, सिर्फ 2 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हंटर ने मुस्लिम शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिए? तो मुस्लिम शिक्षा के लिए स्थानीय तथा प्रांतीय कोषों से सहायता दी जाए। दूसरा, मुस्लिम प्राथमिक विद्यालयों के निरीक्षण हेतु मुस्लिम निरीक्षकों की आर्थिक संख्या में नियुक्ति की जाए। क्वेश्चन नंबर 23, डीपीईपी परियोजना के 2 कार्य लिखिए। तो भौतिक एवं अकादमिक क्षेत्रों में क्षमता संवर्धन करना, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना, विद्यालयों में बच्चों का ठहराव बढ़ाना तथा उनके हास अवरोधन में कमी लाना। इसमें से आपको किसी 2 को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश 1600 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, मिशनरी स्कूलों की 2 विशेषताएं बताइए। तो कक्षा शिक्षा प्रणाली प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। आधुनिक शिक्षा विधियों का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं थी। इनमें से आपको 2 को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 26, कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की थी? तो सन 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 27, धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में हंटर आयोग के मुख्य सुझाव बताइए। तो राजकीय विद्यालयों में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा न दी जाए। गैर सरकारी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा देने का प्रबंध किया जा सकता है यदि उनके प्रबंधक ऐसा चाहें। क्वेश्चन नंबर 28, किस वर्ग की शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया गया था? तो निम्न वर्ग हेतु छनाई का सिद्धांत लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, नवीन शिक्षा नीति की 2 दोष बताइए। तो आम स्कूलों की ओर सरकार का ध्यान नहीं गया। नई शिक्षा नीति स्कूली शिक्षा और नौकरशाही के रिश्ते की बुनियादी समस्या पर ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया जो शिक्षा की कमजोर स्थिति को बदले। क्वेश्चन नंबर 30, आचार्य राममूर्ति की 2 सिफारिशें बताइए। तो पहला, सार्वजनिक स्कूल प्रणाली। समिति ने सार्वजनिक स्कूल प्रणाली का विकास करने का सुझाव दिया। दूसरा, शिक्षा में वर्ग भेद। समिति का मानना था कस्बों, नगरों और स्कूलों के नाम पर दुकान खुल गई हैं। इस वर्ग भेद के कारण अल्प आय वर्ग के परिवार भी अपना पेट काटकर अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में भेजते हैं जिसे हम लोग आजकल इंग्लिश मीडियम या सीबीएसई बोर्ड कहते हैं। अब हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन खत्म हुआ। अब आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, सन 1813 एवं 1833 के आज्ञा पत्र क्या हैं? तो सन 1813 के आज्ञा पत्र के अनुसार भारत में जन साधारण की शिक्षा का प्रबंध करना कंपनी का कर्तव्य हो गया और इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि भी सुरक्षित कर दी गई। परंतु आज्ञा पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यह धनराशि किस प्रकार व्यय किया जाएगा।
अतः शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रश्नों पर विवाद प्रारंभ हो गया, जिसे प्राच्य पाश्चात्य विवाद के नाम से जाना जाता है। यह 20 वर्षों 1813 से 1833 तक चलता रहा। स्पार समिति के सुझाव एवं रिपोर्ट का सारांश लिखिए। तो यह स्पार समिति 1992 से 1993 तक अपनी रिपोर्ट में स्कूली शिक्षा बिना बोझ के प्रस्तुत की। पाठ्य पुस्तकों को स्कूल की संपत्ति के रूप में माना जाना चाहिए और युवाओं को नियमित रूप से अपने घरों में किताबें खरीदने और परिवहन के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो विद्यालय एवं कक्षा कक्षों को आकर्षक बनाने पर बल दिया जाए। दूसरा, छात्र केंद्रित एवं कार्यकलाप आधारित शिक्षा अधिगम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता के प्रोत्साहन पर बल दिया गया। तीसरा, विद्यालय को प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए भवन, अध्यापकों एवं शिक्षण सामग्री के संदर्भ में स्पष्ट सुविधाओं का उल्लेख किया गया। चौथा, अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया के लिए न्यूनतम मदों का उल्लेख किया गया। क्वेश्चन नंबर 34, बेसिक शिक्षा परियोजना का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो पहला हो जाएगा विद्यालय को सुलभ करना। इस परियोजना के अंतर्गत 300 की आबादी तथा 1.5 किमी की दूरी पर प्राथमिक विद्यालयों। क्वेश्चन नंबर 34, बेसिक शिक्षा परियोजना का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो पहला हो जाएगा विद्यालय सुलभ करना। इस परियोजना के अंतर्गत 300 की आबादी तथा आधा किलोमीटर की दूरी पर प्रारंभिक विद्यालय वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों को खोलना शामिल किया गया। दूसरा है नामांकन। वर्ष 2000 तक विद्यालयों में नामांकित बच्चों में न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताएं विकसित करना। तीसरा है उपलब्धि प्राप्त करना। वर्ष 2000 तक विद्यालय में नामांकित बच्चों में न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताएं विकसित करना। दूसरा है नामांकन। वर्ष 2000 तक 6 से 11 वय वर्ग के सभी बालक बालिकाओं का विद्यालयों में नामांकन करना। चौथा है सतत शिक्षा। लगभग 5000 की ग्रामीण क्षेत्र की आबादी पर सतत शिक्षा की सुविधा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 35, संपूर्ण साक्षरता अभियान में उत्तरदायी अभिकरण कौन कौन से हैं। तो हो जाएगा पहला जिला शिक्षा समितियां, दूसरा स्वैच्छिक संगठन, तीसरा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग श्रमिक विद्यापीठ, चौथा नेहरू युवा केंद्र संगठन, पांचवा संपूर्ण साक्षरता एवं सतत शिक्षा कार्यक्रमों का संचालन। क्वेश्चन नंबर 36, कर्जन की शिक्षा नीति का मूल्यांकन संक्षेप में कीजिए। तो लॉर्ड कर्जन 1889 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल होकर भारत आए थे। वे स्वभाव से उदार एवं स्वेच्छाचारी उपासक थे। उन्होंने केंद्र में शिक्षा विभाग बनाया, जिसे शिक्षा नीति लागू करने और शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चली। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा में संख्यात्मक वृद्धि और गुणात्मक उन्नयन के लिए आर्थिक सहायता बढ़ाई। तीसरा, उन्होंने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित करवाया। इस अधिनियम के तहत विद्यालयों की निगरानी सरकार के अधीन आने लगी। क्वेश्चन नंबर 37, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हर साल ही पूछा जाता है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई? इसके प्रमुख 2 लक्ष्य बताइए। तो नवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1997 से 2002 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई। इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य बाल श्रमिक का पुनर्वास तथा बाल श्रम समस्या का पूर्ण रूप से उन्मूलन करना था। क्वेश्चन नंबर 39, पी मोस्ट की मुख्य बातों का वर्णन कीजिए। तो NCERT नई दिल्ली द्वारा वर्ष 1986 से यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्तुतियों से अवगत कराना था। विद्यालय तथा कक्षाओं को आकर्षक बनाने पर बल दिया गया। दूसरा, बाल केंद्रित शिक्षा तथा कार्यकलाप आधारित शिक्षण अधिगम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता की प्रोत्साहन पर बल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 40, शिक्षकों के अकादमिक सपोर्ट में डाइट की क्या भूमिका है? तो इसमें सेवा पूर्व शिक्षकों का प्रशिक्षण देना, संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना, सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, ब्लॉक संसाधन केंद्रों संकुलों को शैक्षिक सहयोग प्रदान करना, विद्यालयों को प्रधानाध्यापक के लिए संस्थागत नियोजन और प्रबंधन का कार्यक्रम संचालित करना। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हुआ। मैंने 2022 के
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिए हैं और मैंने 2023 के भी कराए हैं, आप जाके उन्हें देख सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे दूसरों का भी हेल्प हो और मेरा भी हेल्प हो। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।